हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। चलिए आज मैं आपको क्लास 7 का बसंत का 3rd चैप्टर समझाऊंगी, हिमालय की बेटियां। मैंने आपको 2nd चैप्टर के दादी माँ के क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ हिमालय की बेटियाँ चैप्टर। इसमें प्रकृति के बारे में बताया गया है और हिमालय जो है उसको पिता का रूप दिया है और नदियां हैं उनको बेटियां कहा गया है। तो अब मैं आपको समझाऊंगी। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कह रहे हैं कि मैं मामी और मौसी की गोद में लेटा, दादी माँ की, लेकिन मैं अभी हिमालय के ऊपर हिमालय की जब चढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, यह उल्लास कहाँ गायब हो गया मैदान में जाकर। तो उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगा और वो जब देखते थे कि वहाँ पे फूल खिल रहा है, कली खिल रही है, तो वो उनकी बेटियां जैसी लगती थी। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकाएँ, सरसब्ज उपकाएँ, जैसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। इसमें बताया है कि जो घाटियाँ हैं, छोटे छोटे फूल खिलते हैं, बर्फ़ की जलनी नंगियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, तो वो इधर उधर घूमती रहती हैं और वो जब दूर चली जाती हैं तो वो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर उन्हें याद करती हैं। और बूढ़ा हिमालय जो उनके हिमालय उनको पिता का रूप दर्शाया है कि जो उनके पिता हैं हिमालय, वो उनकी नटखट बेटियों के लिए सोचते होंगे कि कहाँ चली गई मेरी बेटियाँ। और बड़ी बड़ी चोटियों को जाकर पूछिए तो, और वो वहाँ जाकर पूछते हैं कि हमारी बेटी कहाँ है, तो उनके पास जाकर वह देखते होंगे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र
ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, खड़क, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। ये सब गंगा के नाम हैं। तो वो कह रहे हैं कि कोसी आदि सारी जो गंगाएं हैं छोटी बड़ी, इनकी आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र सभ्य कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। ये सारी नदियाँ और सिंधु और ब्रह्मपुत्र इनके भाई बताए हैं। तो कहे कितने सौभाग्यशाली हैं ये, जो इन्हें इनके हाथ पकड़ने का मतलब इनके बीच रहने का इनको मौका मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में यह शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। उसका कहें कि हिमालय ये है, मुझे हिमालय को ससुर और जो समुद्र है समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे कोई झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में सागर अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, तो लिड़ तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल में असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। इसमें प्रकृति के बारे में बताया गया है, नदियाँ, हिमालय और नदियों के नाम बताए गए हैं, समुद्र को दामाद बताया गया है। तो इसमें प्रकृति के बारे में बताया है कि प्रकृति को क्या क्या बताया है, पिता बताया है, और नदियों को बेटियाँ बताया है, समुद्र को दामाद बताया है। उन्होंने प्रकृति के नाम रख दिए। यह है, ये पढ़ के इसके राइटर हैं नागार्जुन। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी,
हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। जय हो, उसको सतलज को बहन बताया, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मन छटा खुमारी, मतलब मेरा मन खुशी हो गया, कहे कि मैं तुम पर बलिहारी जाऊं। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, बहन सतलज नदी तुम्हारी जय हो। और जो हिमालय हैं आपके बाप हैं, और हिमालय ने जय हो सतलज बहन, और बहन सतलज तुम्हारी जय हो। इसके क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड कर दूंगी, आपको क्वेश्चन आंसर देखने तो नेक्स्ट वीडियो में देख लिएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है, तो इसीलिए दूसरी वीडियो हम बनाएंगे, तो आप उसमें देख लीजिए क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।